वर्ड्स हैं, उनको यूज करे बिना हम ये बताना चाहते हैं किसी को कि श्रीलनेस क्या है। चलो सुनो, एनीबॉडी, शाबाश, लिसन अटेंटिवली। बड़े श्रीलनेस का मीनिंग अगर मैं हिंदी में बताऊं, कोई आवाज जब हम सुनते हैं तो हमारे कानों में कितनी तीखी आवाज सुनाई देती है, कितनी चुभती हुई। जैसे जैसे मैं आपसे बोलूं, क्राई ऑफ एन इन्फेंट, छोटा बच्चा है, उसकी वो जो चीख है वो कानों में कितनी चुभती है। आपके स्कूल में केजी का बच्चा खेल रहा है रिसेस में, आप उसके हाथ से टॉफी छीन लेते हो तो वो बच्चा कैसे चिल्लाएगा? क्राई ऑफ अ किड। तो वो दोनों की आवाजें चाहिए हो, हमारे कानों में बिल्कुल तीखी चुभती हैं। इसका मतलब है इन दोनों आवाजों की जो श्रीलनेस है वो ज्यादा है। हाउ मच पिंचिंग, हाउ मच पेनिट्रेटिंग अ साउंड इज टू द ह्यूमन ईयर। लेकिन इसके बदले अपोजिट बात करूं तो, अपोजिट बात करूं बेटे, अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग, स्टार्ट वॉइस ऑफ बाइक, जब भी हम बाइक को स्टार्ट करते हैं, एक्टिवा को, बुलेट को, तो उसकी आवाज जो होती है कानों में चुभती नहीं है कभी भी। ऊंची होना अलग बात है, लेकिन दैट इज नॉट वॉइस विद हाई श्रिलनेस। इसके अंदर श्रिलनेस लो है, इन दोनों के बीच में श्रिलनेस हाई है। ये तो हो गया इंग्लिश के मीनिंग में, इंग्लिश की मदद से समझाना। बट in case I have to tell the same thing in terms of science, then I use the word frequency, or frequency can be replaced by another word pitch। दोनों में से कोई भी चीज यूज कर लो। अगर श्रिलनेस ज्यादा है तो वी विल से फ्रीक्वेंसी इज हायर, पिच इज हायर। और फ्रीक्वेंसी का सिंबल क्या बेटे? स्मॉल एफ। इंटरनेशनल यूनिट क्या है इसका? हर्ट्स। लेकिन आप गौर से देखो, ऊपर मैंने ग्राफ क्या ड्रा करा है। ग्राफ तो मैंने कुछ और ही ड्रा करा है। हेडिंग क्या है? इसको ग्राफिकली स्टडी करना है, ग्राफिकली। तो लेट्स अंडरस्टैंड ग्राफिकली। तो मैं अपने बच्चों को ऐसे बना के दे रहा हूं, देखो बेटे, इधर मैं क्या दिखा रहा हूं, इधर को वेव और इधर को क्या बोल रहा हूं बेटे मैं? इधर को मैं बोल रहा हूं एम्पलीट्यूड। दो स्केल ले लिए बच्चे मैंने, और एक मैं ग्राफ यहां पर ड्रा करूंगा कंपैरिजन के लिए। कंपैरिजन के लिए इधर भी मैं वेवलेंथ ले लूंगा, टाइम भी ले सकते हैं आप, और इधर एम्पलीट्यूड। ध्यान से देखना बच्चे, अब शाबाश, योर अटेंशन। मान लीजिए मैंने ये वाला ग्राफ ऐसा बनाया, अब यहां पर मैं अपने बच्चे को बोलना चाहूंगा, जो जीरो लेवल से ऊपर है इसको पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल। और जो नीचे लटका हुआ है इसको नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। दोनों को मिलाकर, यहां से यहां तक मिलाकर इतनी चीज को वेवलेंथ बोलते हैं, लेमड़ा से लिखते हैं। वेवलेंथ किसको बोलते हैं बेटे? लेमड़ा को। इस सिंबल का नाम है लेमड़ा। इसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। हमेशा याद रखना है, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, या अगर वाइस वर्सा। बच्चा बोलेगा सर कैसे पता लगेगा? ये देखो, तो हमारे पास एक फार्मूला है, कौन सा?
velocity of sound is equal to frequency into wavelength. नोट कर लो ये सारे बच्चे, प्लीज नोट डाउन दिस फार्मूला. velocity of sound is equal to frequency into wavelength. और velocity of sound कांस्टेंट है, कल हमने इसकी वैल्यू भी नोट करी थी. अब एयर के अंदर, इसका मतलब यह है कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, एंड वाइस वर्सा. या फिर अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटनी पड़ेगी. अब यहां पर टीचर ने एक वेवलेंथ ये बनाई, एक वेवलेंथ ये बनाई बेटे, ध्यान से देखना. ऐसे जा रहा है और यहाँ ये पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, ये नेगेटिव हाफ साइकिल हुआ, यहां तक वेवलेंथ हो गया बेटे लैम्बडा. एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल जहां पर कंप्लीट हो जाए उसको वेवलेंथ बोलते हैं. अब सभी बच्चों को पता है कि सर जो लैम्बडा 1 आपने बनाया है वो लार्जर है, लैम्बडा 2 आपका छोटा है. लैम्बडा 1 इज ग्रेटर देन लैम्बडा 2. यानी कि वेवलेंथ पहले वाले केस में फर्स्ट ग्राफ में ज्यादा है, सेकंड वाले ग्राफ में वेवलेंथ कम है. बट टीचर ने अभी अभी क्या समझाया, जिसका वेवलेंथ कम उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और जिसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो आवाज सुनने में तीखी होगी कानों में, उसमें श्रीलनेस ज्यादा होगी. Sir, तो in cry of an infant, wavelength is less and frequency is more. हाँ बैठो, कौन बच्चा मैं बताऊं कुछ अब बताएगा अगर मैं बोलूं इन दोनों आवाजों में से एक आवाज है छोटे बच्चे की किलकारी और दूसरी आवाज है क्लाउड की थंडर थंडर आवाज, तो कौन सा ग्राफ किसको बताता है? शाबाश, एनीबॉडी. सर जो फर्स्ट ग्राफ है वो क्राउड क्लाउड की थंडर को बताएगा और जो सेकंड ग्राफ है वो क्राई ऑफ अ किड. बहुत बढ़िया बच्चे, आपने सही जवाब दिया, बिल्कुल सही. लेकिन मैं आपका आंसर अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहा. 8th ई के एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया. आप में से कोई बताएगा? और कोई सेक्शन? 8th ई में से करेक्ट आंसर आ चुका है. तो यहां पर उस गुड़िया ने बोला कि सर आपने देखा इसमें वेवलेंथ कम है, तभी आपने बोला लैम्बडा 2 इज, लैम्बडा 2 से बड़ा है लैम्बडा 1, लैम्बडा 2 छोटा है, लैम्बडा 1 बड़ा है. जहां लैम्बडा 1 छोटा हो, छोटा, वहां फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, और जहां फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है वहां श्रिलनेस ज्यादा होता है. फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो श्रिलनेस भी ज्यादा होगी. इसका मतलब है सेकंड वाली जो है वो चाइल्ड की कराई है, और ये जो है क्लाउड का थंडर है. क्लाउड थंडर, बादलों की आवाज कानों में चुभती नहीं है, बादलों की गड़गड़ाहट, थंडर ऑफ द क्लाउड्स. लेकिन छोटा बच्चा किलकारी मारे बहुत चुभता है. जिन बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो गया कि फ्रीक्वेंसी और पिच से कैसे डिसाइड होता है, तो प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अब हम दूसरी बात करेंगे ग्राफ की मदद के बिना. सेकंड हेडिंग लिखो, लाउडनेस इन सॉन्ग. लाउडनेस, वैसे आप इसको इंटेंसिटी वर्ड बोल दो तो भी अच्छा है. इन सॉन्ग, लाउड का मतलब है कौन सी आवाज कितनी ऊंची है, कितनी दमदार है हमारे लिए सुनने में. अब मैं अपने ग्राफ बना रहा हूं दो बच्चों को, देखो दो ग्राफ बना रहा हूं. एक ये, इधर टाइम ले लें, इधर एम्पलीट्यूड ले लें, और एक ये बना रहा हूं, टाइम ले लें, एम्पलीट्यूड ले लें. एक ग्राफ मैं बना रहा हूं ये, गॉट इट. याद रहे जितना ऊंचा जा रहा है उतना ही नीचे जाता है, ये सिमेट्रिकल होता है हमेशा.
जितना ऊपर जाएगा वेव उतना नीचे जाएगा, व्हाइट लाइन से उतना ही नीचे आएगा येलो वाला ग्राफ। ओके, अब इसमें अगर मैं आपसे बच्चे से पूछूं लैम्डा कितना है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। यहां तक आपको लैम्डा कहना चाहिए अगर आपने इधर टाइम के साथ साथ वेवलेंथ भी लिख दिया हो। मैंने कहा ओके बेटे, और उस बच्चे से पूछा ये मैक्सिमम कितना ऊंचा जाता है, इस चीज को क्या बोलते हैं? तो बच्चा कहेगा सर इसको कैपिटल ए से लिखते हैं और उसका नाम है एम्पलीट्यूड। इसकी यूनिट जो होती है वो मीटर होती है। ऐसे यूनिट क्या है? मीटर। ओके, अब मैं दूसरा ग्राफ बनाने लगा हूं, ध्यान से देखना। दूसरा ग्राफ मैं ग्रीन कलर से बनाने लगा हूं अपने बच्चे के लिए। देखो ध्यान से, एंड सो ऑन। अगर मैं सेक आओ भाई, उनका गया सारा गया उधर भी उनका ही। तो डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। टीचर ने ग्रीन वाले ग्राफ में भी वेवलेंथ उतना ही रखा है। देखो बेटे, अगर मैं आपसे पूछूं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में दोनों में कितना ओवरऑल गैप बना दिया लेमडा, तो लेमडा 1 और लेमडा 2। इस केस में दोनों ग्राफ्स में लेमडा 1 और लेमडा 2 इक्वल हैं, और जब वेवलेंथ इक्वल होती है तो फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होती है। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी 1 और फ्रीक्वेंसी 2 भी इक्वल हुई। इसलिए इन दोनों ग्राफ्स में श्रिलनेस भी सेम हुआ। श्रिलनेस, तीखापन सेम, पिच भी सेम हो गया। तो इतनी बात तो एक हम पिछले ग्राफ से सीख गया है। लेकिन बेटे गौर से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं एम्पलीट्यूड 1 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, 1 ज्यादा है या 2 ज्यादा है, सभी बच्चे बोलेंगे सर एम्पलीट्यूड आपका 1 ज्यादा है। फर्स्ट एम्पलीट्यूड इज लार्जर। तो हमने देखा A1 इज ग्रेटर देन A2। A2 छोटा है बेटे। तो जब एम्पलीट्यूड लार्जर हो तो लाउडनेस भी ज्यादा होता है। इधर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी। इधर एम्पलीट्यूड छोटा है, A2 इज लेसर, तो इसमें लाउडनेस भी लेसर ही होगी। तो सभी बच्चे लिख दो, शाबाश। एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन। लार्जर द एम्पलीट्यूड, more the sound, more louder the sound is. Larger the amplitude, more louder the sound is. Larger the amplitude, more louder the sound is. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर आपने टाइम क्यों लिखा है? टाइम कितना? कौन बोल रहा है ये बच्चा? ये कोई क्वेश्चन ही बेसलेस है बेटे। टाइम क्या लिखा है? जो एक्सिस के ऊपर ग्राफ पे लिखा होना चाहिए वो लिखा है टाइम। इसमें मीटर भी ले सकते हैं, इधर टाइम भी ले सकते हैं। दोनों में से दोनों भी मेंशन कर सकते हैं, बता आपको। तो यहां पर आप वेवलेंथ भी लिख सकते हो, टाइम भी लिख सकते हो, दोनों चीजें मेंशन कर सकते हो। ये बच्चे को पता ही नहीं है। एक ही एक्सिस पर दो चीजें हो सकती है। ओके, तो हमने क्या देखा? एम्पलीट्यूड A1 लार्जर है, एम्पलीट्यूड A2 छोटा है। जिसमें एम्पलीट्यूड छोटा होगा लाउडनेस भी उसमें कम होगी। लाउडनेस कम, याद रखना। जिसमें एम्पलीट्यूड बड़ा होगा
उसमें लाउडनेस भी बढ़ी। और अगर आप मेरे से फार्मूला पूछना चाहो, इंटेंसिटी को अगर मैं आई से लिख दूं, तो सभी बच्चे लिख लें, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर। इसका मीनिंग समझाता हूं। अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दें तो उसका स्केयर है, 2 का स्केयर कितना होता है 4, तो आवाज 4 गुना ऊंची हो जाएगी। अगर एम्पलीट्यूड को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूं, मान लीजिए A2 के मुकाबले A1 3 गुना बड़ा, मान लीजिए, मान लो थोड़ी एग्जांपल, तो ये वाली आवाज उस आवाज से 9 टाइम्स लार्जर होगी। 3 का स्केयर कितना होता है 9। अगर अगर A2 A1 के मुकाबला किया जाए और ये देखा जाए A1 को A2 से डिवाइड करा, मान लीजिए उसका आंसर 2 है से, मैं इफ कह रहा हूं बेटे, एग्जांपल ले रहे हैं, तो दोनों के डिफरेंस कितना हो गया 2, डिफरेंस नहीं रेशो, A1 इज डबल देन A2, तो 2 का स्केयर कर दो 4, तो इधर वाली आवाज उस आवाज से 4 गुना ज्यादा ऊंची होगी। इसीलिए टीचर ने बोला इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। ओके, तो ये जिन बच्चों को लाउडनेस समझ आ गया, प्लीज रेज योर राइट हैंड। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने जवाब देना है। एक बंदा तबला बजा रहा है, टक 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 टक, ठीक है, तबला बजा रहा है, और एक बंदा लोहे के हथौड़े से लोहे को पीट रहा है, ठक ठक। बताओ दोनों आवाजों में से कौन सी आवाज का ग्राफ कौन सा है? ग्राफ नंबर 1, इज इट द ग्राफ बीटिंग द सर आयरन शीट विद द हैमर? और सेकंड आपने बोला तबला साउंड, कौन सी किसके द्वारा? सेकंड तबला साउंड एंड फर्स्ट बीटिंग द आयरन विद हैमर। बिल्कुल सही। क्योंकि इस बच्चे ने बोला सर जब हैमर से हम मारेंगे शीट को, लोहे की शीट को, बहुत ऊंची आवाज आएगी। जैसी ऊंची आवाज होती है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है बेटा। और जो तबला है वो इस केस में आएगा। तबला देखा ना आपने म्यूजिकल प्रोग्राम्स में। और यहाँ क्या है? बीटिंग ऑफ आयरन शीट बाय हैमर। इस तरह से हमने एम्पलीट्यूड को भी अच्छे से समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में मैं आपसे पूछूं कि साउंड की प्रोपेगेशन के बारे में आपको क्या पता है? साउंड प्रोपेगेशन, कौन कौन बच्चा साउंड का आगे बढ़ना, साउंड का आगे बढ़ना, प्रोपेगेशन मींस एडवांसमेंट, मूविंग फॉरवर्ड, इसके बारे में कोई एक लर्निंग पॉइंट बता सकते हो बेटा? एनी वन लर्निंग पॉइंट। द मूवमेंट ऑफ साउंड थ्रू मॉलिक्यूल्स इन एयर। शाबाश। एक बच्चा बोलता है सर जो, दूसरे शब्दों में सोर्स ऑफ साउंड है ना, सोर्स ऑफ साउंड वो एक ऑसिलेटर होता है, यानी वाइब्रेटर। और इसी बच्चे ने साथ में ये बोल दिया कि साउंड जिस मीडियम में से जाता है उसमें इलास्टिसिटी का गुण होना चाहिए, तभी उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे कंपेंगे। जब मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे तभी वो साउंड को गुजरने की परमिशन देंगे। तो दूसरा पॉइंट है साउंड कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम ओनली, मीडियम। और इसीलिए हमने साउंड को कल इलास्टिक वेव बोला था। ठीक है बेटे। और तीसरी बार टीचर ने क्या बोला था? मीडियम शुड हैव इलास्टिसिटी, शुड हैव इलास्टिसिटी,
मतलब मीडियम के पार्टिकल कांपने चाहिए, मीडियम पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तभी साउंड गुजर पाएगी। ओके, 3 लर्निंग पॉइंट हो गया। कोई बच्चा और बता सकता है आप में से? मैं ये चाहता हूं 8th ई को हराने वाला कोई सेक्शन बने। 8th ई हर बार आगे निकल जाता है बेटा, जल्दी बताओ। 8th ई का कौन सा सेक्शन मुकाबला कर सकता है? कोई भी ऐसा पॉइंट जो साउंड के बारे में आप बताना चाहो, लेकिन प्रोपेगेशन से लिंक, आगे बढ़ने से लिंक। सभी बच्चे सुन लीजिए फिर। जो समर सीजन होता है ना बेटे, समर सीजन, उसमें साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है, और विंटर सीजन में साउंड की वेलोसिटी कम होती है, साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है। विंटर सीजन में साउंड की वेलोसिटी कम होती है। कोई बच्चा बोलेगा सर कैसे कह सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं। ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर तो ठीक है, लेकिन इसकी एग्जांपल सुनो। मान लीजिए यहां पर एक सड़क है, रोड है, और यहां पर कोई आयरन स्मिथ है। आयरन स्मिथ क्या होता है बेटे? जो लोहे का काम करते हैं, ऐसे लोहे को हथौड़े से पीटना पड़ता है। और इस सड़क के इस तरफ आपकी स्कूल की बिल्डिंग है। आप क्या देखते हो, जून जुलाई के महीने में जब गर्मियां चलती हैं और वही लड़का हथौड़े से पीटता है लोहे को, तो हथौड़े से पीटता है तो आपको क्लियर क्लास में आवाज सुनाई देती है, टन टन टन। क्यों? क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने से साउंड की वेलोसिटी बढ़ जाती है। और यही चीज अगर दिसंबर का महीना हो, जब विंटर सीजन होता है, जब वो लोहे को हथौड़े से बीट करेगा, व्हेन द आयरन स्मिथ बीट्स द आयरन शीट विद द हैमर फ्रीक्वेंटली हिटिंग इट, तब आवाज थोड़ी बहुत जा पाएगी आपको, क्योंकि स्लो होने की वजह से वो साइडों पे एनवायरमेंट साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है। स्लो स्पीड होने की वजह से बाहर वाले एनवायरमेंट को, साउंड को एब्जॉर्ब करने का ज्यादा टाइम मिल जाता है, इसलिए साउंड इफेक्टिवली क्लासरूम में नहीं पहुंच पाती बच्चे को। तो सभी बच्चों ने याद रखना है ये वाली बात, लिखो सभी बच्चे। साउंड की वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर ऑफ एयर अंडर रूट के साथ। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होगी बेटे। एक बात सभी बच्चों ने याद रखना है, ये टेम्परेचर को जब भी पुट करना है आपने, तो उसका यूनिट याद रखना है केल्विन। केल्विन के से लिखना है, सेंटीग्रेड में नहीं होता है इसका यूनिट, केल्विन में होता है। ये साउंड के बारे में हमने एक बात याद करी। और एक बात, अगर मैं अपने बच्चों से पूछूं साउंड की वेलोसिटी बेटे पानी में ज्यादा है या एयर में ज्यादा, सर इन एयर। तो हमेशा याद रखना पानी में साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है, एयर में कम होती है। ओके, लिक्विड में ज्यादा, हवा में कम, याद रखना है। अगर मैं अपने बच्चों से ये पूछूं कि बेटे साउंड की वेलोसिटी ग्रेनाइट में ज्यादा होएगी या लोहे में ज्यादा होएगी, एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर जो लिक्विड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स में कम स्पेस होती है। तो क्या होगा इससे, क्या? सर तो साउंड को की वेलोसिटी कम नहीं होगी उसमें। बिल्कुल नहीं, हमें तो वाइब्रेशन देखनी है। मैंने आपको कब बोला कि स्पेस कम होने से वाइब्रेशन कम होती? मैंने बोला एक शब्द भी ऐसा? ये साइंस है बेटे, अपने ब्रेन से नहीं कुछ भी पॉइंट सोचना। तो ग्रेनाइट में साउंड की वेलोसिटी ज्यादा होती है लिक्विड के मुकाबले भी। यानी कि अगर मैं पूछूं पानी में वेलोसिटी ज्यादा है तो ग्रेनाइट में ज्यादा है, तो आपने बोला ग्रेनाइट में। इसका एग्जांपल बताऊं बेटे एक इसका, ये 6th लर्निंग पॉइंट। जो पुराने राजा होते थे ना, राजा,
वो अपने महल से लेकर जहां पर वो बैठते थे सिंहासन पे वहां से सिंहासन के नीचे से ग्रेनाइट की पट्टी बिछाते 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 वो बैटल ग्राउंड तक ले जाते थे, जहां मैदान है, जहां पर दो राजाओं की सेना का आपस में युद्ध होता है, वहां तक बिछा देते थे ग्रेनाइट को मिट्टी में छुपाकर। कारण, जैसे ही दुश्मन राजा के घोड़े अटैक करने आते थे, टक 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 टक, तो ग्रेनाइट के ऊपर घोड़े का पैर टकराता था, तो ग्रेनाइट, जो नाइट वाइब्रेट करता था। हाँ ग्रेनाइट में बहुत तेजी से स्पीड जाती है साउंड की वेलोसिटी। सच बताऊं तो ये 6000 मीटर के आसपास होती है, 6000 मीटर पर सेकंड। और हवा में कितनी होती है? सिर्फ 332 मीटर पर सेकंड। तो यहां जैसी आवाज जाती थी, जो राजा होता था उसको एकदम से अपने सिंहासन पे पता लग जाता था दुश्मन ने अटैक कर दिया। तो अपनी सेनाओं को हुक्म देता, सेनाएं तैयार करो, दुश्मन राजा ने अटैक कर दिया। आज भी ऐसा एक किला बना हुआ है लखनऊ शहर में। उसकी ग्रेनाइट की शीट्स अभी खराब नहीं करी गवर्नमेंट ने। तो आज भी वो, वहां से कोई घोड़े वगैरह निकलते हैं, कोई हथौड़ा मार दो तो महल के अंदर जाके आवाज सुनती है, दूर दूर। और ग्रेनाइट बहुत दूर है महल से, राइट। तो ये सभी बच्चों ने याद रखना है साउंड की वेलोसिटी के बारे में। अच्छा एक बात और, इस कमरे में मैं ज्यादा हवा भर दूं तो हवा भरने से साउंड की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, कम प्रेशर बढ़ाने से? तो आपने याद रखना है, चाहे हवा का प्रेशर ज्यादा कर दो, टाइम इज ओवर। चाहे कम कर दो, साउंड की वेलोसिटी सेम रहेगी। लिख लो बेटे, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रेशर के कम ज्यादा करने से नो इफेक्ट ऑन साउंड वेलोसिटी। ऐसा स्टडी करेंगे तो देखो साउंड की प्रोपेगेशन के बारे में सर ने कितने सारे पॉइंट बताए। समझदार बच्चा इसको समझ लेगा। ओके। और एक छोटी बहुत एक दो बातें और सुन लो। टाइम पीरियड की इनको वो कर देना न्यूमेरिकल। ओके बेटा, जरूरी है। बड़े एक लास्ट एक चीज इंपॉर्टेंट है, बस उसके बाद हम लेक्चर वाइंड अप कर देंगे। देखो कौन सा, एक होता है टाइम पीरियड और एक होती है फ्रीक्वेंसी। इसका सिंबल एफ, इसका सिंबल टी, इसका यूनिट सेकंड, इसका यूनिट हर्ट्ज। ये दोनों आपस में इस फार्मूले से लिंक्ड हो, सभी नोट कर लो। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं बेटे। जैसे जैसे मैं आपको बोलूं एक साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज, उसका टाइम पीरियड बताओ। ऐसे पेपर में करूंगा तो सभी बच्चे क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखेंगे, टी इज इक्वल टू 1/f। एफ को 100 पुट कर देंगे, 1/100। और सभी बच्चे बोलेंगे सर अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0.01 सेकेंड आ गया। तो क्या ये टाइम पीरियड हो गया? बच्चे को बोलूंगा यस। लेकिन सर ये टाइम पीरियड होता क्या है? ध्यान से सुनो। अगर मेरी ये वाइब्रेटिंग चीज है, ये मीन पोजीशन पर है, ये चला गया ऊपर को एक्सट्रीम पोजीशन, और सिमेट्रिकली दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे आ गया और वापस मीन पोजीशन पे आ गया। तो जितनी भी टीचर ने ये डायग्राम से चीज दिखाई, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। कोई भी कंपन करती हुई चीज वन ऑसिलेशन को कवर करने में जितना टाइम लगाते हैं ना बेटे, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। लिखो सभी बच्चे लिखो, टाइम पीरियड इज द ड्यूरेशन, टाइम पीरियड is the duration of time to complete one oscillation, complete one oscillation। कोई बच्चा पेपर में ऑसिलेशन वर्ड भूल जाए तो वाइब्रेशन भी लिख सकता है, ब्रैकेट में लिखो वाइब्रेशन। और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या कराई थी आपको? ये रिवर्स है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। लिख लो ये भी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस
कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी के लिए टाइम हम फिक्स करेंगे, ऑसिलेशंस काउंट करेंगे, और टाइम पीरियड के लिए ऑसिलेशन हमने फिक्स कर दी कि 1 है, टाइम हम नोट करेंगे। इसीलिए इन दोनों की डेफिनेशन रिवर्स होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी। समझ आया बेटे? आज के टाइम के हिसाब से इतना ही हम टाइम इज ओवर। जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया प्लीज वेव योर हैंड, मेरे को फीडबैक चाहिए बेटे। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। वेरी डिसिप्लिन्ड स्कूल, वेरी डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट्स, थैंक यू।